तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ हर्लेन कोवेन शेल्टर का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 5, 6, 7 एंड 8। और जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें हमने पहले के 4 एपिसोड कवर किए हैं। और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना। और अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खैर अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मिकी को देखते हैं, जो उसी ऑक्टोफेस वाले आदमी से लड़ने जाता है। फिर वो दोनों के बीच में फाइट होती है। तभी वहाँ रेचल आके ऑक्टोफेस के ऊपर बंदूक चलाती है, जिससे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर मिकी और रेचल उसी रूम में जाते हैं जहाँ एस्ली को रखा गया था। वो दोनों वहाँ जाने पर देखते हैं कि एस्ली वहाँ पर है ही नहीं, यानी कि एस्ली फिर से गायब है। फिर मिकी वहाँ से नाराज होता है और वहाँ से चले जाते हैं। खैर सुबह होती है और हम मिकी को देखते हैं जो अपने घर में होता है, और तभी वहाँ एमा और स्पून भी आते हैं। फिर मिकी उन दोनों को कल रात वाली घटना सब बताता है। फिर एमा और स्पून भी उसे डॉक्टर कैंट के बारे में बताते हैं कि 27 साल पहले उसका पेशेंट डिलन शेक था, और रिपोर्ट में उस दिन का डेट है जिस दिन डिलन शेक गायब हुआ था। फिर स्पून वहाँ रखे एक फोटो को देखता है जो मिकी के डैड का बचपन का बेसबॉल टीम की फोटो रहता है। मिकी उन्हें बताता है कि उसके डैड और डिलन बचपन में बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे। फिर स्पून उस पिक्चर में मिस फ्रीडमैन को देखता है जो उस वक्त उस टीम की कोच थी। फिर वो लोग ये गेस करते हैं कि अगर डिलन को गेम के बीच में चोट लगा होगा तो मिस फ्रीडमैन उसे डॉक्टर कैंट के यहाँ ले गई होगी। फिर सीरा मिकी को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज देके बुलाती है। सीरा उसे ब्रेकफास्ट के वक्त कल रात उससे लेट में आने की वजह पूछती है, जिसमें मिकी बोलता है कि वो रेचल के घर गया था क्योंकि रेचल उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर है, तो इसी कारण लेट हो गया था। फिर मिकी ब्रेकफास्ट लेके अपने रूम जाने लगता है। तभी उसकी बुआ बास्केटबॉल ट्राईआउट के लिए उसे याद दिलाती है और उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है। फिर हम देखते हैं कि सीरा को हैना का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि मुझे आज मिलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेक्स्ट सीन में हम स्पून को देखते हैं जो मिस फ्रीडमैन से मिलता है और उनसे उस दिन के बारे में पूछता है जिस दिन डिलन से गायब हुआ था। मिस फ्रीडमैन उसे बताती है कि उसने सिर्फ पहली बार डॉक्टर कैंट के यहाँ ले गई थी क्योंकि डिलन को उसके डैड उसे मारा करते थे और मैच के वक्त भी इंजर्ड था। लेकिन डिलन बहादुर लड़का था और वो अपने दर्द को भुलाकर वो अपने गेम पर फोकस किया। लेकिन जिस दिन डिलन गायब हुआ था उसने डॉक्टर कैंट के पास नहीं लिया था। फिर मिस फ्रीडमैन स्पून को बोलती है कि अगर तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें स्पून नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर हम छोटा सा सीन देखते हैं जहाँ एमा और विटनी मेकअप रूम में होते हैं। एमा को लीड रोल मिला रहता है और विटनी मेकअप आर्टिस्ट रहती है। मेकअप के वक्त हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिकी को देखते हैं जो बास्केटबॉल ट्राईआउट दे रहा होता है, और मिकी की टीम और मिकी यहाँ अच्छा खेल रहा होता है जिससे ट्रॉय उससे जलने लगता है और उससे जानबूझ के उसके नोच पर कोहनी मार देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं जो सभी लोग देख के उन दोनों को छुड़वाते हैं। वहाँ एमा भी होती है और एमा मिकी को अपना शर्ट उतार के देती है उसके नोच से ब्लड पोंछने के लिए, और तभी मिकी एमा के पीछे वही बटरफ्लाई वाला टैटू देख लेता है। खैर टीम कोच ट्रॉय और मिकी को अपने ऑफिस बुलाती है। इधर हम सीरा को देखते हैं जो हैना से मिलती है। हैना उसे बताती है कि उसने ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है कुछ ही घंटों पहले, जिसमें सीरा पूछती है कि क्या कैन को इस बारे में पता है, जिसमें हैना बोलती है कि उसे मैंने अभी तक नहीं बताया है। अगर उसे पहले बताती तो वो सर पर दुनिया उठा लेता है, और बोलती है कि ये उसकी लाइफ है, उसे भी डिसीजन लेने का हक है। फिर हैना उसे खाना बना के टेस्ट करवाती है जो सीरा को बहुत पसंद आता है। और तभी उन दोनों के फोन में मैसेज आता है जो स्कूल से होता है। वो दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ टीम कोच मिकी और ट्रॉय को लेकर उन दोनों को कंप्लेन करती है और उन दोनों को आखिरी वार्निंग देती है दोबारा ऐसा हुआ तो टीम से बाहर कर देने का। इधर हम स्पून को देखते हैं जो अपनी छोटी सी खुफिया खबरी से मिलता है, जो बताती है कि डॉक्टर कैन जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले हैं। फिर स्पून मिकी से मिलता है जहाँ मिकी उसे एमा के टैटू के बारे में बताता है, जिसमें स्पून बोलता है कि एमा हमारे साइड है, वो हमें धोखा नहीं दे सकती है। लेकिन मिकी बोलता है कि हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो लोग एमा का पीछा करने के बारे में सोचते हैं। फिर वो दोनों एमा का पीछा करते हुए जंगलों में जाते हैं, लेकिन वहाँ एमा उन दोनों को देख लेती है। फिर वो दोनों को अपने घर ले जाती है जो कि बहुत ही बड़ा आलीशान घर रहता है। वो दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं, और तभी वहाँ एंजेलिका वाइट आती है जो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और वो स्कूल को स्पॉन्सर कर रही है ड्रामा फेस्टिवल में। खैर एमा अपने मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है और उन्हें अपने रूम ले जाती है। फिर स्पून उससे पूछता है कि एमा ने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि एंजेलिका वाइट उसकी मॉम है, जिसमें एमा बोलती है कि वो नहीं चाहती थी कि लोग उससे दोस्ती करें क्योंकि उसके पेरेंट्स रिच है, इसलिए वो ये बात छुपा कर रखी थी। खैर एमा उनसे पूछती है कि वो दोनों उसका पीछा क्यों कर रहे थे। मिकी उस टैटू के बारे में पूछता है, जिसमें एमा बताती है कि ये टैटू वही टैटू आर्टिस्ट ने बनाया था और हर बार वो टेम्पररी टैटू ही बनवाती थी, लेकिन इस बार ये टैटू मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसने उस आर्टिस्ट से भी पूछा कि उसने यही टैटू क्यों बनाया, जिसमें वो आर्टिस्ट ने कहा था कि ये टैटू किसी एबियोना को दर्शाती है जो कि बच्चों को मदद करती है। फिर मिकी को भी याद आता है कि उसकी मॉम डैड भी किसी एबियोना चैरिटी के लिए काम करते थे। फिर वो एमा को सॉरी बोलता है उसके ऊपर शक करने के लिए, और वो लोग प्लान बनाते हैं उस आर्टिस्ट के यहाँ छुप के जाने का, जिसमें एमा मना करती है क्योंकि वो उसे पहचान लेगा, इसलिए स्पून और मिकी ही वहाँ चले जाते हैं।
फिर एमा अकेले बैठी रहती है और एमा की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसे अच्छा लगा उसने अपने दोस्तों को यहाँ लाया। एक्चुअली एमा इंट्रोवर्ट पर्सन रहती है, उसे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं। खैर उसकी मॉम उससे लोगों से घुलने मिलने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो उसके साथ है। इधर हम स्पून और मिकी को देखते हैं। स्पून नकली मूंछ लगाकर टैटू बनवाने जाता है, लेकिन वो आर्टिस्ट उसे पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है टैटू बनवाने की, जिसमें स्पून उसे एमा जैसे टेम्पररी टैटू बनाने के लिए बोलता है। इस बीच में हम मिकी को देखते हैं जो छुपके से शॉप के अंदर जाता है और छानबीन करने लगता है, लेकिन शॉकिंगली उसे एक एल्बम में उसके डैड और ऑक्टोपस साथ में दिखते हैं। वो उस पिक्चर का फोटो क्लिक करके वहां से बाहर निकल जाता है। फिर वो स्पून के बाहर आने के बाद इस बारे में बताता है और वो परेशान होने लगता है। वो सोचता था कि अपने डैड को वो अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन वो उन्हें थोड़ा भी नहीं जानता है। और अभी उससे उस फोटो को देखकर उसे ये समझ में आ रहा है कि ऑक्टोपस और उसके डैड साथ में काम किया करते थे और वो अपने मॉम को भी इस बारे में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसके मॉम के सामने उसके डैड के बारे में भी जिक्र किया तो उसकी मॉम और भी डिप्रेशन में जाने लगेगी। फिर स्पून उसे थोड़ा सा हौसला देता है और वो लोग उस फोटो में जो कार है उस लाइसेंस नंबर को ट्रैक करने का सोचते हैं। मिकी फिर रेचल से मिलता है और उसे उस कार का नंबर देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि ट्रॉय तुम्हारा बीएफ और उसका डैड पुलिस में है, क्या तुम उसे कहकर इस नंबर का एड्रेस निकाल सकते हो। जिसमें रेचल तो पहले मना करती है, लेकिन मिकी की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। इधर हम ट्रॉय के घर में देखते हैं कि ट्रॉय के डैड नाराज होते हैं हैना के रेस्टोरेंट वाले डिसीजन को और उसे स्कूल में ट्रॉय की तरफ सपोर्ट ना दिखाने वाली बात भी बोलते हैं। दरअसल स्कूल में जब उनको बुलाया गया था हैना ट्रॉय का सपोर्ट ना करके मिकी का सपोर्ट की थी, क्योंकि ट्रॉय की ही गलती थी। खैर कैन उसे बोलता है कि ट्रॉय गलती नहीं कर सकता है, जिसमें हैना ट्रॉय को सच बताने के लिए बोलती है, जिसमें ट्रॉय फिर कुछ नहीं बोलता और साइलेंट बैठा रहता है। जो साइलेंट देखकर कैन समझ जाता है कि ट्रॉय भी झूठ बोल रहा था और वो दोनों के ऊपर ही गुस्सा होता है। खैर थोड़ी देर के बाद ट्रॉय के पास रेचल आती है और उसे कार का नंबर देके उसे एड्रेस पता करने के लिए बोलती है, जिसमें ट्रॉय मना कर रहा होता है। फिर रेचल उसे एस्ली वाली बात बताती है कि एस्ली को कोई किडनैप कर लिया है और इसी गाड़ी नंबर के ओनर से शायद हमें कुछ पता चल सकता है और यही वजह से वो कुछ दिनों से बिजी रहने लगती थी। ये जानने के बाद ट्रॉय फिर मान जाता है। इधर हम छोटा सा सीन देखते हैं जहाँ एमा और विटनी साथ में घूमने आए रहते हैं। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और एमा अपनी मॉम के बारे में बताती है कि एंजेलिका वाइट ही उसकी मॉम है। खैर वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर रात हो जाती है। हम स्पून और एमा को देखते हैं। वो लोग फेक आईडी और ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर कैंट से मिलना था जो जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले थे। तभी उन्हें बाहर ही डॉक्टर कैंट दिखते हैं, जो वही सूट वाला आदमी अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है। एमा और स्पून उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम मिकी और रेचल को देखते हैं, जो उन्हें उस कार नंबर का एड्रेस मिल चुका रहता है। वो लोग उस एड्रेस में जाकर वेट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग ऑक्टोपस का पीछा कर सकें। थोड़ी देर बाद ऑक्टोपस घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं है कि उसे कोई गोली लगी थी। खैर ऑक्टोपस गाड़ी में बैठता है और कहीं जाने लगता है, जिसका पीछा मिकी और रेचल करने लगते हैं। ऑक्टोपस का पीछा करते हुए वो लोग एक अनजान क्लब जैसी जगह पर आते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि ऑक्टोपस भी अंदर जाता है और कुछ आदमी भी वहां बाहर आते हैं, जो रेचल देखकर पहचान जाती है कि ये लोग वही है जो एस्ली को किडनैप करने की कोशिश किए थे। ये जानने के बाद मिकी फिर अंदर जाने का सोचता है, लेकिन रेचल उससे मना करती है कि शायद ऑक्टोपस को उनके आने का पता चल गया होगा और ये उसका चाल हो सकता है और हमें बिना प्लानिंग का अंदर जाना एक बेवकूफ़ी होगा। फिर हम छोटा सा सीन देखते हैं, सीरा के यहाँ हैना आती है और वो रोने लगती है, जो सीरा हैना को समझाने की कोशिश करती है। और इधर हम विटनी को देखते हैं, जो अपने भाई बक को एमा के बारे में बता देती है कि एंजेलिका वाइट एमा की मॉम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस फ्रीडमैन को देखते हैं, जो डिलन सिक्स के मेमोरियल पोस्टर लगा रही होती है। और तभी हम एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं, जो उस पोस्टर के पास आके अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है। और हम ये जानते हैं कि यही ओल्ड मैन डिलन सिक्स का फादर है, जिसका नाम बेली रहता है। खैर पास्ट में हम मिस फ्रीडमैन को भी देखते हैं, जो बेली को समझा रही होती है कि डिलन को अब्यूज करना बंद कर दो, और उसने पहले ही एनजीओ वालों को बता दी है इस बारे में। लेकिन बेली उसकी बात नहीं मानता और शराब पीते हुए वहां से चले जाता है। और हम यहाँ ये भी जानते हैं कि मिस फ्रीडमैन डिलन को अपना बेटे जैसे मानती थी और वो एडॉप्ट करना चाहती थी, क्योंकि बेली डिलन को बहुत अब्यूज किया करता था। और एपिसोड 5 हमारा यहीं खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम मिकी और रेचल को देखते हैं, जो बाहर उस क्लब में वेट कर रहे होते हैं ऑक्टोपस का। बहुत देर हो जाने पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। हम सीरा और हैना को देखते हैं, जो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। मिकी भी घर आ जाता है, जिससे हैना वहां से छुप के घर चले जाती है। सीरा मिकी को रात भर घर नहीं आने के लिए वजह पूछती है। मिकी बताता है कि वो रेचल के यहाँ था प्रोजेक्ट के लिए और उसे वहां नींद आ गया। खैर फिर सीरा उसे नेक्स्ट टाइम कॉल करके बता देने के लिए बोलती है और उसे डिलन सिक्स के मेमोरियल पर चलने के लिए बोलती है, जो कि आज रहता है। मिकी जाने के लिए हाँ बोलता है और एक रिक्वेस्ट उनके सामने रखता है, अपने डैड का कब्र खुलवाने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो अपने तसल्ली के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। सीरा इसके लिए मान नहीं रही थी, पर वो मान जाती है। इधर हम हैना को देखते हैं, जो अपने घर जाती है। वहाँ कैन उसका वेट कर रहा होता है। हैना कैन को बता देती है कि वो कल रात सीरा के यहाँ थी, लेकिन कैन उसे सॉरी बोलता है और वो दुखी होकर बोलता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया करके। खैर सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है और हम स्कूल में एमा, स्पून और मिकी को देखते हैं। स्पून मिकी को बताता है कि डॉक्टर कैंट को सूट वाले आदमी ने ले गया और डिलन, एस्ली और डॉक्टर कैंट का कोई तो कनेक्शन है। फिर मिकी उन दोनों को डिलन के मेमोरियल पर आने के लिए बोलता है क्योंकि डिलन का किडनैपर वहां आ सकता है। किडनैपर को दूसरों को तकलीफ में देखना पसंद रहता है, इसलिए उनको लगता है कि वो वहां आ सकता है। खैर तीनों अपने क्लास में चले जाते हैं और हम बक को देखते हैं जो पूरे स्कूल में अनाउंस कर देता है कि एमा की मॉम एंजेलिका वाइट है और दोनों माँ बेटे साथ में काम करने वाले ड्रामा फेस्टिवल में। दरअसल बक का कहने का मतलब ये रहता है कि एमा के मॉम के कारण एमा को लीड रोल मिला है। खैर ये अनाउंसमेंट सुनकर स्पून को गुस्सा आता है और वो बक के पास जाके वो उसे एक पंच मारता है। इधर मिकी भी एमा के क्लास में जाता है जहां एमा कहीं जा चुकी रहती है। फिर वो स्पून से मिलता है और एमा के बारे में पूछता है, लेकिन स्पून को भी एमा के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। इधर हम विटनी को देखते हैं जो एमा के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बग ने उसे ब्लैकमेल किया क्योंकि उसने यूडूओ जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ उसने पैसा देके 5 लाख फेक फॉलोअर्स बनाया था। अगर बग ये सारी बात सबको बता देता तो उसको जो स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं वो सब चले जाते हैं, इसलिए उसने बग को बताया ये बात। लेकिन एमा ये सुनकर और उसके ऊपर गुस्सा होती है और वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है सीरा पर। वो हैना से मिलती है और उसके भाई जो बोर्ड ऑफ हेल्थ पर काम करता है उससे अपने भाई ब्रैड का कब्र खुलवाने के लिए बोलती है, जिसमें हैना पूछती है कि क्यों, जिसमें सीरा मिकी की रिक्वेस्ट थी इसलिए और उससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रैड उस कब्र में नहीं है क्योंकि जिस दिन ब्रैड ने लास्ट टाइम वॉइस नोट भेजा था उस बातों से लग रहा था कि ब्रैड को पहले से ही पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसलिए उसने पहले ही मिकी का ख्याल रखने के लिए कहा था। इसलिए सीरा को भी अपने तसल्ली के लिए ब्रैड का कब्र खुदवाने के लिए बोलती है, जिस पर हैना मान जाती है और वो बोलती है कि वो अपने भाई को बता देगी। फिर सीरा अपने घर जाती है और रेडी होती रहती है डिलन के मेमोरियल पर जाने के लिए। फिर वो मिकी से एक बात शेयर करती है कि बचपन में जब उसके डैड बैटलेट के घर गया था उसी ने ही उससे बुली करके अंदर भेजा था, लेकिन जब वो अंदर जाके चिल्लाने लगा था तब वो बाहर से गेट खोलने की कोशिश करी थी लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। फिर वो अपने मॉम डैड को बुलाने जाती है, लेकिन जब वो वापस आकर देखते हैं तो ब्रैड पहले से ही घर के बाहर शांत बैठा रहता है और उस दिन से ही वो ज्यादा ही शांत रहने लगा था। खैर मिकी इन सब बातों को भूल जाने के लिए बोलता है और वो लोग डिलन के मेमोरियल पर जाते हैं। मेमोरियल पर कैन सीरा से बात करता है और उसे बताता है कि आज सुबह हैना ने उसे डिवोर्स मांगा है और सीरा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसके अच्छी दोस्त हो तो उसे समझाने के लिए, लेकिन सीरा उसे मना कर देती है कि मुझे इन सब के बीच में नहीं पड़ना। खैर मेमोरियल पर सब लोग आए रहते हैं एंड मिस फ्रीडमैन डिलन और ब्रैड के लिए थोड़ा सा स्पीच देते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि डिलन के डैड भी आए रहते हैं। मेमोरियल खत्म होने के बाद मिस फ्रीडमैन डिलन के डैड बिली से मिलती है और उससे बोलती है कि तुम अब यहाँ क्यों आए हो, जिसमें बिली बोलते है कि वो बस अपने बेटे के याद में आया था। फिर मिस फ्रीडमैन उसे डिलन के गायब होने वाली दिन के बारे में पूछती है, तुमने उस दिन डिलन के साथ क्या किया था, उस दिन उसे चोट लगी थी, और पूछती है कि डॉक्टर कैन के पास तुम ले गए थे क्या, जिसमें बिली नहीं बोलता है उस दिन उसने किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया था, लेकिन ठीक से याद करने से उसे याद आता है कि उसने डिलन के साथ बहुत ही बुरा किया रहता है। और हम पास्ट में देखते हैं कि डिलन जब मैच हार जाता है तो वो घर चला जाता है और अपने डैड के पास जाके रो रहा होता है, लेकिन बिली ने उसे समझाने के बजाय उसके आंख में एक जला हुआ सिगरेट डाल दिया। इधर हम मिकी को भी देखते हैं जो डॉक्टर कैन से मिलता है जो मेमोरियल पर आए थे। मिकी उनसे उस दिन डिलन के बारे में पूछता है जो डॉक्टर कैन उसे यही बात बताते हैं कि डिलन के डैड ने उसे बहुत एब्यूज किया था। फिर डॉक्टर कैन वहां से चले जाते हैं। फिर मिकी को वही आदमी दिखता है जिसने उसके डैड को एम्बुलेंस में रखा था और बैट लेडी ने जिसका फोटो दिया था वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर मिकी ढूंढते हुए मेमोरियल रूम पर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वो सूट वाला आदमी खड़ा रहता है। मिकी उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम ही डिलन शेख हो, और यहाँ हमें रिवील होता है कि यही आदमी डिलन शेख है। उस दिन जब उसके डैड ने उसके आंख में जला हुआ सिगरेट डाला था वो रोते हुए बैट लेडी के पास जाता है और बैट लेडी ने ही डॉक्टर कैन के पास लेके गई थी, और तभी से वो लोग बच्चों को बचाते हैं जिसमें मिकी के मॉम डैड भी जुड़े थे। यानी मिकी के मॉम डैड जिस एपियोना चैरिटी के लिए काम करते थे वो बैट लेडी का ही था। इसका मतलब डिलन और ब्रैड साथ में ही काम करते थे। फिर मिकी उस फोटो के बारे में पूछता है। डिलन बताता है कि वो आदमी तुम्हारा कसाई है, यानी कि एक तरह से मिकी का डर, और मिकी को जल्द ही कुछ करने के लिए बोलता है असली को बचाने के लिए, क्योंकि वही असली को बचा सकता है, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और हम हैना और सीरा को घर में देखते हैं। वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर हम मिकी को देखते हैं जो फेक आईडी बना के वो सीक्रेट क्लब के अंदर जाता है और वो वहाँ असली को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ एक आदमी पहचान जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ कैंडी नाम की लड़की मिकी को उनसे बचाती है और उसे एक जगह लेके जाती है और वो बताती है कि वो असली की फ्रेंड है। मिकी फिर उससे असली के बारे में पूछता है। वो बताती है कि असली को कालकोठरी में रखा गया है क्योंकि वो अब बिक चुकी है। दरअसल ये जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है। मिकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे असली के पास ले जाने के लिए। फिर कैंडी उसे कालकोठरी वाली जगह पर ले जाती है और उसे बताती है कि कालकोठरी का लॉक का पासवर्ड एक आदमी के फोन में आता है और वो पासवर्ड कुछ मिनटों में अपडेट होते रहता है। और हाँ, इधर हम ये भी जानते हैं कि जब एस्ली रेचल के घर में सेफ थी, कैंडी और एस्ली का कन्वर्सेशन होते रहता था, लेकिन बडी नाम का एक आदमी जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऑपरेट करता है वो कैंडी का फोन हैक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि कैंडी एस्ली के साथ बात करती है। फिर बडी कैंडी को जान से मारने का धमकी देके एस्ली का लोकेशन पता करता है, जिसे ना चाहते हुए भी कैंडी एस्ली का लोकेशन बता देती है। खैर मिकी उसे ये सारी बातों के लिए माफ कर देता है और वो एस्ली को ढूंढने
जाता है। वो उस काल कोठरी की तरफ आगे बढ़ता है और उससे वहाँ वही लॉक वाला गेट मिल जाता है। लेकिन बडी को मिकी के आने की खबर मिल चुका था, वो पहले से ही वहाँ होता है और वो मिकी को पकड़ लेता है। फिर वो अपने आदमियों से उसे मार देने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाता है और तभी वहाँ एक लेडी आती है और उन्हें मना करती है कि इसे मैं मारूंगी बोलकर। फिर वो लेडी उन सबको जाने के लिए बोलती है। उनके जाने के बाद वो लेडी मिकी को अपना नाम एबियोना बताती है और वो ब्रैड की दोस्त है बोलती है। फिर वो उसे बचाकर बाहर ले जा रही होती है और उससे पूछती है कि क्या ब्रैड के जिंदा होने वाली खबर सच है, जिसमें मिकी बोलते हैं कि उसके डैड जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। फिर वो लेडी ये जाने के बाद वो क्लब के बाहर ले जाती है और वो अपने आदमियों को देखकर उसे मार देने के लिए बोलती है। दरअसल उस लेडी को ब्रैड का जिंदा होने वाली बात कंफर्म करना था। तो इससे आप समझ सकते हो कि मिकी के डैड अगर जिंदा होते तो इनके काम पर कितना असर पड़ता। फिर हम छोटा सा सीन में सीरा को देखते हैं जो ब्रैड का बचपन वाली कैप को पकड़े रहती है। फिर वो उसके अंदर देखते हैं कि उसमें डिलन शेख का नाम लिखा है। और इधर हम देखते हैं कि बैड लेडी ने मिस फ्रीडमैन को बुलाई होती है। मिस फ्रीडमैन बैड लेडी के पास जाती है और उसे बोलती है कि उसे पता है कि डिलन के साथ क्या हुआ था। और तभी वहाँ सूट वाला आदमी बाहर आता है जो डिलन शेख रहता है। वो मिस फ्रीडमैन को थैंक यू बोलता है और मिस फ्रीडमैन भी उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे हक करती है। इधर हम देखते हैं कि बडी के आदमियों ने मिकी को नदी के पास ले जाते हैं और उसे मारने वाले रहते हैं, लेकिन मिकी उन्हें चकमा देकर नदी में कूद जाता है और एपिसोड 6 हमारा यहीं खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम आधी रात में बैड लेडी को देखते हैं जो उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रहा होता है। उसे वो आवाज ब्रैड का लग रहा होता है और वो अपने घर में उस आवाज का पीछा कर रही होती है। फिर सुबह हो जाती है और हम एमा और स्पून को देखते हैं। स्पून ने सबके मोबाइल में ट्रैकर इंस्टॉल करके रखा था। वो लोग मिकी का फोन ट्रैक करते हैं और उसे ढूंढने जाते हैं जो उन्हें नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इधर हम सीरा को देखते हैं जो अपने घर में होती है। फिर वहाँ ट्रॉय आता है मिकी का स्पोर्ट टीम का यूनिफॉर्म देने के लिए क्योंकि वो न्यू ज्वाइन किया था और उसकी मॉम हैना टीम की मेंबर होती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण ट्रॉय उन्हें देने आया है। फिर ट्रॉय वहाँ से जाते वक्त सीरा को धमकी देता है कि वो उसके डैड और फैमिली से दूर रहे क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि सीरा और उसके डैड का चक्कर चल रहा है। फिर ट्रॉय वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद सीरा को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो वहाँ चले जाती है। हॉस्पिटल में हम एमा और स्पून को देखते हैं जो मिकी का इस हालत का जिम्मेदार बैड लेडी को मानते हैं और वो लोग बैड लेडी के यहाँ जाते हैं। वो लोग घर के बाहर खड़े रहते हैं और वहाँ बैड लेडी आ जाती है। फिर एमा और स्पून उससे बोलते हैं कि मिकी के साथ माइंड गेम खेलना बंद कर दो और उसे उल्टा सीधा गाली दे रहे होते हैं, लेकिन बैड लेडी बोलती है कि वो तो मिकी की हेल्प कर रही है, वो भी अपने तरीके से, और उन दोनों को बताती है कि मिकी को एक मिशन दिया गया था, लेकिन अब वो मिशन तुम तीनों को करना होगा एशली को बचाने का। जिसमें वो लोग उसके ऊपर और गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ बस हम दोनों हैं और मिकी अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन बैड लेडी बोलती है कि वो मिकी की बात नहीं कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से रेचल आती है। रेचल बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे मैसेज करके बुलाया था क्या। फिर वो लोग पीछे देखने पर बैड लेडी वहाँ से जा चुकी रहती है। इधर हम हॉस्पिटल में छोटा सा सीन देखते हैं। सीरा अपने आप को कोस रही होती है मिकी की इस हालत के लिए क्योंकि वो मिकी की केयर नहीं कर पाई, बस अपने कामों में बिजी रहने लगी थी। खैर इधर हम स्पून, एमा और रेचल को देखते हैं। वो दोनों रेचल को अपने सीक्रेट जगह पर लेके जाते हैं जो रेचल देखकर भी खुश और एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो लोग मिकी के क्लब जाने वाली बात डिस्कस करते हैं और उनको भी अब लग रहा होता है कि एशली उस क्लब में ही होगी, तभी मिकी वहाँ अकेले फिर से गया होगा। फिर स्पून इंटरनेट से उस जगह का ब्लूप्रिंट निकालता है और वो लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर एमा अपनी लैम्बोर्गिनी लाती है जो कि बहुत ही महंगी कार है और वो लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में हम डिलन को देखते हैं जो मिकी के पास बैठा होता है और तभी मिकी को भी होश आ जाता है। फिर डिलन उसे उस दिन वाली बात बताता है जब डिलन के गायब होने के बाद कुछ दिन बाद ब्रैड बैड लेडी के घर आया था। उस दिन सीरा और उसके दोस्तों ने ब्रैड को जानबूझ के बैड लेडी के घर भेजे थे, लेकिन ब्रैड जब अंदर आया तो उसने उसे देख लिया, यानी कि डिलन को, और वो जोर से चिल्लाने वाला था। तभी बैड लेडी आ जाती है और उसे चुप कराती है और गेट अंदर से लॉक कर देती है। इसलिए जब सीरा बाहर से गेट खोलने की कोशिश करी थी तब गेट नहीं खुल रहा था। फिर बैड लेडी ब्रैड को सारी बातें समझाती है और ब्रैड को भी पहले से पता था कि डिलन के फादर उसे अब्यूज किया करते थे। फिर बैड लेडी उसे जब बड़े हो जाने पर उसके साथ काम करने के लिए बोलती है क्योंकि बैड लेडी अच्छा काम करती थी। वो उन बच्चों को बचाती थी जिनके घर वाले बहुत ज्यादा अब्यूज किया करते थे। फिर ब्रैड भी बड़ा होने के बाद बैड लेडी के साथ काम करने लगा एबियोना बनकर। फिर डिलन मिकी को ब्रैड का कैप देता है और उसे मोटिवेट करता है कि अकेले कभी जीत नहीं सकते हैं, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, और अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए बोलता है और डिलन वहां से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लब के बाहर जहाँ एमा और रेचल होते हैं और स्पून वेंटिलेशन चैम्बर के थ्रू अंदर जा रहा होता है। फिर ज्यादा अंदर जाने के बाद उनका सिग्नल टूट जाता है जिसके कारण स्पून गलत लोकेशन पर बाहर आ जाता है। फिर उसे वहाँ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं, लेकिन उस जगह पर कैंडी रहती है और वो समझ जाती है कि ये मिकी का फ्रेंड होगा। फिर थोड़ा टाइम के लिए स्पून खाली मिलने पर वो उसके पास जाके बोलती है कि वो उसकी मदद करेगी। फिर स्पून एमा और रेचल के बारे में बताता है, उन्हें बस अंदर ले आओ बोलता है और तभी वो गार्ड उसे ले जाता है। फिर इधर हम कैंडी को देखते हैं जो बाहर आकर एमा और रेचल को अंदर आने का आइडिया देती है और उसे बडी के बारे में भी बताती है कि उसके फोन में एक लॉकर ऐप है, उसमें काल कोठरी का पासवर्ड आता है और काल कोठरी में ही एशली है और एशली का खरीदार उसे 1 घंटे में लेने आने वाला है, तो उन्हें जल्द ही एशली को बचाना होगा। और वो बोलती है कि वो स्पून को बचा लेगी। फिर एमा और रेचल क्लब के अंदर
जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी शक नहीं करता है क्योंकि वो वहाँ एंजेलिका वाइट की बेटी है बोलकर अंदर गई होती है। फिर वहाँ बडी आता है और उनसे बात करता है क्योंकि वो एंजेलिका वाइट का फैन रहता है और वो एमा से बात करता है उसकी मॉम को लेके। फिर रेचल उन्हें साथ में फोटो लेना चाहिए बोलती है, जिसमें बडी अपना फोन रेचल को दे देता है फोटो लेने के लिए। रेचल फोटो लेते वक्त उस काल कोठरी वाला लॉक का पासवर्ड नोट कर लेती है। फिर वो बडी को उसका फोन देके वहाँ से चले जाते हैं। बडी जब फोटो देखता है जहाँ सारे फोटो बेकार आए होते हैं और वो काल कोठरी वाला लॉक ऐप चेक करता है, जिसमें वो समझ जाता है कि वो दोनों एशली को लेने आए हैं। एमा और रेचल काल कोठरी की तरफ बढ़ते रहते हैं और तभी वहाँ बडी आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। लड़ते वक्त एमा लॉकर का रूम खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बडी उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर तभी पीछे से एशली बडी के सर पर मारती है, जिससे बडी बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। इधर हम बाहर स्पून को देखते हैं, जो एक आदमी उसे मारने के लिए गाड़ी के पीछे रखकर उसे उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ मिकी को भी मारने ले गया था। तभी चुपके से कैंडी भी गाड़ी के पीछे बैठ जाती है और वो स्पून का हाथ खोलती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो दोनों को लग रहा होता है कि वो पहले कभी मिल चुके हैं। फिर स्पून को याद आता है कि वो बचपन में मिला है और स्पून उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है क्योंकि कैंडी भी 16 एज की रहती है और ये क्लब एक नर्क है। फिर तभी वो आदमी नदी के पास अपना गाड़ी रोकता है और स्पून को बाहर निकालता है और वो उसे मारने वाला ही रहता है कि तभी पीछे से कैंडी उसके सर पर मारती है, लेकिन वो आदमी मरने से पहले एक गोली कैंडी के ऊपर चला देता है। फिर कैंडी को गोली लगने के कारण बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है और स्पून उसके पास जाके रोने लगता है और देखते ही देखते कैंडी उसकी आंखों के सामने मर जाती है और तभी स्पून को मिकी का कॉल आ रहा होता है। इधर हम एमा, रेचल और एशली को देखते हैं जो क्लब के बाहर आ चुके रहते हैं। तभी वहाँ वही लेडी आती है जिसने मिकी के डैड के बारे में पूछी थी। वो लेडी फिर एमा को पकड़ लेती है और अपने गन पॉइंट में रख लेती है और एशली को गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। उस गाड़ी में उसका खरीदार बैठा हुआ था। फिर एशली एमा को बचाने के लिए गाड़ी के अंदर जा ही रही होती है कि तभी मिकी और स्पून वैन से उस लेडी को ठोक देते हैं, जिससे एमा बच जाती है और वो लोग एशली को भी बचा लेते हैं उस खरीदार से और वो खरीदार वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ ऑक्टोपस आता है और रेचल उस ऑक्टोपस को गन से मारने वाली रहती है और तभी एशली मना करती है कि ये हमारे साथ है, वो एबियोना है। फिर वो ऑक्टोपस मिकी को एक लोकेशन देता है और वहाँ सबको जाने के लिए बोलता है क्योंकि क्लब के आदमी बाहर आ चुके थे और वो गोली चलाने लगते हैं। ऑक्टोपस फिर उन सबको प्रोटेक्ट करके वहाँ से भेज देता है। फिर मिकी और बाकी सब उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और एशली मिकी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे हक करती है। फिर थोड़ी देर बाद ऑक्टोपस वहाँ आता है और एशली को किसी और के साथ भेजता है क्योंकि उसे सेफ रखने के लिए उसे दूर भेजना होगा। फिर एशली मिकी को आखिरी बार बाय बोलती है और उनके साथ चले जाती है। इधर ऑक्टोपस मिकी से थोड़ी देर बात करता है और उसके डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड उसके साथ काम करते थे और वो बहुत बहादुर और अच्छे इंसान थे। फिर उसे उसके डैड का छोड़ा हुआ लेटर देता है। फिर वो वहाँ से चले जाता है और इधर मिकी भी अपने दोस्तों के साथ घर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रॉय को देखते हैं जो अपने डैड के पास जाता है क्योंकि वो थोड़े अपसेट लग रहे थे। ट्रॉय उनसे पूछता है कि क्या हुआ, जिसमें उसके डैड उसके मॉम के बारे में बताते हैं कि उसकी मॉम डिवोर्स चाहती है और उसके डैड ये भी बोलते हैं कि जब से सीरा आई है वो थोड़ा बदल गई है। ये सुनने के बाद ट्रॉय फिर सीरा के यहाँ जाता है। इधर सीरा परेशान होती है मिकी को लेकर और तभी हैना उसे समझाने लगती है और उसके करीब आके बोलती है कि वो उससे प्यार करती है कॉलेज टाइम से ही। और हम देखते हैं कि ट्रॉय विंडो के पास से ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद हम मिकी और बाकी सबको देखते हैं जो एमा के कार में आ रहे होते हैं। एमा मिकी को उसके घर में ड्रॉप कर देती है और हम स्पून को भी देखते हैं जो बहुत अपसेट रहता है कैंडी की मौत को लेकर। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिकी फिर घर के अंदर जा रहा होता है और उस लेटर को पढ़ता है जो ऑक्टोपस ने दिया था। वो उस लेटर को पढ़ता है और ये जानता है कि उसके डैड और मॉम मिकी के आने के बाद एबियोना छोड़ना चाहते थे मिकी के लिए, लेकिन उन्हें डर था कि एबियोना उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ये पढ़ने के बाद मिकी बैड लेडी के घर भागते हुए जाता है और बैड लेडी के घर के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है क्योंकि वो एबियोना छोड़ना चाहते थे, इसलिए तुमने उन्हें ट्रक से एक्सीडेंट करवा के मारा ताकि किसी को पता ना चले। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ बहुत सारे फोटो दीवार पर चिपका रहता है और बैड लेडी भी वहाँ खड़ी होती है। बैड लेडी फिर बताती है कि ये सारे फोटो उन लोगों का जिन्हें वो लोग बचाए थे और बोलती है कि तुम्हारे डैड को मैंने नहीं मारा और उसकी तारीफ करती है कि तुम खास हो, तुम लोगों ने एशली को बचाया बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। तुम्हारे डैड ने भी बहुत सारे लोगों को बचाया है और उनमें से एक लूथर भी था और उसे लूथर का फोटो दिखाती है जो उसके चेहरे में सेम कट का निशान रहता है। फिर मिकी उनसे पूछता है कि डीलर ने उसे बताया कि वो उसका कसाई है और उसके डैड ने उसे बचाया था और बैड लेडी को सारे बातें बताने के लिए बोलता है। फिर बैड लेडी लूथर के पास्ट के बारे में बता रही होती है और तभी लूथर पीछे से आता है और बैड लेडी के पीछे चाकू मार देता है और मिकी को देख के हंसने लगता है। मिकी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लूथर उस रूम का गेट बाहर से लॉक करके वहां पर आग लगा देता है पूरे घर में और एपिसोड 7 हमारा यहीं खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम मिकी को देखते हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बैड लेडी जो नीचे घायल हालत में पड़ी रहती है वो मिकी को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अपने आप को बचाओ, लेकिन मिकी उनकी बात नहीं मानता और वो गेट खोलने की कोशिश करता है। वो गेट को देखता है जो आग लगने के कारण उसका लॉक जल चुका रहता है। फिर वो गेट को तोड़ के बैड लेडी को उठाकर बाहर जाता है। फिर वो देखता है कि पूरे घर में आग लग चुका है। वो बैड लेडी को लेके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा गिरता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। फिर उसे थोड़ी बहुत होश आता है और वो बैड लेडी को देखता है जो बेहोश पड़ी रहती है। फिर मिकी भी बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिकी को देखते हैं जो उसे रेस्क्यू कर लिए रहते हैं।
मिकी स्पून, एमा और रेचल को बताता है कि उसके साथ बैड लेडी के घर में क्या हुआ और उनसे बैड लेडी के बारे में पूछता है, जिसमें एमा और स्पून बताते हैं कि रेस्क्यू के वक्त उन्हें बैड लेडी कहीं नहीं मिली और लूथर भी कहीं नहीं था, यानी रेस्क्यू के वक्त रेस्क्यू टीम को सिर्फ मिकी ही मिला था। खैर तभी रेचल को ट्रॉय की मॉम का मैसेज आता है कि ट्रॉय फोन नहीं उठा रहा है करके, जिसमें रेचल वहां से चले जाती है ट्रॉय को ढूंढने। इधर मिकी, स्पून और एमा थक चुके रहते हैं और वो तीनों उनके सीक्रेट रूम में ही रेस्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रॉय पर, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और तभी वहाँ रेचल आती है। रेचल से विटनी मिलती है और उससे एमा के बारे में पूछती है, लेकिन रेचल विटनी को ही दोष देती है कि तुमने उससे धोखा दिया है उसका सीक्रेट बक को बताकर। फिर रेचल ट्रॉय से मिलती है जो नशे में होता है। रेचल उसे बोलती है कि तुम कभी नहीं पीते हो, क्या हो गया तुम्हें, और तुम्हारे मॉम का मैसेज आया, तुम उनका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। जिसमें ट्रॉय फिर अपनी मॉम को गाली देते हुए बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है। फिर रेचल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे रेचल वहां से जाने लगती है। जाते वक्त ट्रॉय उसे तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ बोलता है और ब्रेकअप कर लेता है। रेचल के जाने के बाद वहाँ विटनी आती है और ट्रॉय की तरफ देखती रहती है। फिर ट्रॉय भी उसे देखता है और वो दोनों वॉशरूम में जाके किस करने लगते हैं। फिर सुबह होती है और हम मिकी को देखते हैं जो अपने रूम में होता है। वो बैड लेडी के घर के नीचे वाले शेल्टर के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो एमा, स्पून और रेचल को बैड लेडी के घर के पास बुलाता है। फिर मिकी उन्हें उसी गैरेज की तरफ लेके जाता है और वहाँ वो टनल का रास्ता दिखाता है और बोलता है कि शायद बैड लेडी यहाँ से भाग गई होगी। फिर रेचल उन्हें टनल के अंदर जाने से पहले सब कुछ टन गन देती है। फिर वो लोग टनल के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें ब्लड का निशान दिखता है तो उन्हें लग रहा होता है कि बैड लेडी टनल के रास्ते से भाग गई होगी या फिर कोई और उसे उठा के ले गया होगा। फिर वो लोग वहाँ का लाइट्स ऑन करते हैं और उनके सामने कुछ लाइट्स चलता हुआ दिखता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि एक रूम में फिल्म चल रही होती है जहाँ कुछ बच्चे होते हैं और ये वही सीन होता है जब हम लोग एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखे थे। और उन बच्चों में से एक लूथर भी होता है जो मिकी उसे देखकर पहचान जाता है, क्योंकि आग लगने से पहले ही बैड लेडी ने लूथर की बचपन की फोटो मिकी को दिखा चुकी रहती है। खैर वो लोग वीडियो में देखते हैं और ये जानते हैं कि जी के डैड ने लूथर और बाकी बच्चों को शेल्टर के अंदर रखा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी सीक्रेट रूम पर बैठे रहते हैं। फिर मिकी को उसका डॉक्टर का मैसेज आता है कि वो बास्केटबॉल खेल नहीं सकता है क्योंकि वो एशली को बचाते हुए वो 12 घंटे के लिए कोमा में था। फिर रेचल को नोटिफिकेशन आता है और वो देखती है कि विटनी ने अपने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट की है और उसे सबके सामने टीवी स्क्रीन पर प्ले करती है। विटनी वीडियो पर बताती है कि उसने यूट्यूब पर फॉलोअर्स खरीद के बढ़ाए थे और उसने अपने भाई से पैसे चुराए थे, और बोलती है कि उसकी इस गलती को छुपाने के कारण वो जिससे चाहती थी उसे भी धोखा दिया, यानी एमा के बारे में बोलती है। और ये भी बोलती है कि वो अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड के साथ भी किस किया उसके एक्स के तुरंत ब्रेकअप होने के बाद, यानी ट्रॉय और रेचल के बारे में बोलती है। इधर हम देखते हैं कि ये वीडियो पूरे स्कूल पर फैल चुका था और हम ट्रॉय को भी देखते हैं जो बक के साथ बात करता है, लेकिन बक उसे बोलता है कि उसे अजीब लग रहा है क्योंकि वो उसकी ट्विन सिस्टर थी, लेकिन फिलहाल मैच पर फोकस करने के लिए बोलता है। फिर हम मिकी को देखते हैं जो डिलन से मिलता है। डिलन उसे बताता है कि बैड लेडी तुम्हारा वेट कर रही है और वो उसे अपने गाड़ी में बैठाता है। इधर हम एमा और स्पून को देखते हैं। एमा रेचल के लिए सैड होती है क्योंकि उसके कारण उसका ब्रेकअप हो गया और स्पून भी सैड रहता है कैंडी को लेकर। खैर फिर वो लोग बास्केटबॉल मैच देखने जाते हैं। वहाँ स्पून कमेंट्री करता है और वो विटनी, बक और ट्रॉय को लेकर रोस्ट करता है और इधर ट्रॉय की टीम भी बुरा खेल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर का ब्रेक होता है और रेचल भी अपना डांस करती है जो कि अच्छा परफॉर्म करती है। फिर ब्रेक खत्म होने के बाद बक ट्रॉय को बोलता है कि सब कुछ भूलकर गेम पर फोकस करने के लिए, लेकिन ट्रॉय फिर अपनी मॉम को देखता है जो सीरा को बस देखी जा रही थी, जिसमें वो और परेशान हो जाता है और गेम के बाहर चले जाता है। वहाँ उसकी मॉम उसे समझाने आती है, लेकिन ट्रॉय उनके ऊपर गुस्सा होता है और इनडायरेक्टली बोलता है कि आपका और सीरा का क्या चल रहा है। फिर ट्रॉय के डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जो ट्रॉय अपने डैड को ये सब नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से गेम खेलने चले जाता है। फिर ट्रॉय गेम खेलने लगता है, लेकिन उनकी टीम गेम हार जाती है। गेम खत्म होने के बाद हम एमा, स्पून और रेचल को देखते हैं जो गेम खत्म होने के बाद जा रहे होते हैं और तभी उनसे सीरा मिलती है और वो अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि उसने पार्टी रखा था अगर गेम जीते तो, लेकिन अब गेम हार चुके हैं। खैर फिर सीरा उनको इनवाइट करके वहां से चले जाती है। फिर एमा टैटू आर्टिस्ट के पास जाने का सोचती है क्योंकि उसे वो बटरफ्लाई वाली टैटू मिटवानी थी, लेकिन रेचल पूछती है कि क्यों मिटाना चाह रही हो, ठीक तो है, और वो बच्चों को बचाने वाला टैटू है ना, और हम भी तो बचाए थे। लेकिन वो बोलती है कि शेल्टर के अंदर उन्होंने जो फिल्म टेप देखा तब से कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसमें स्पून भी कहता है कि एबियोना ने एशली को बचाया लेकिन कैंडी को क्यों नहीं, वो भी तो एक विक्टिम थी, और सैड होकर वहां से जाने लगता है। फिर हम स्पून को टैटू आर्टिस्ट के पास देखते हैं जो अपने टैटू में कैंडी का नाम लिखवाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिकी को देखते हैं जो बैड लेडी से मिलता है और खुश होता है और उनसे पूछता है कि आप कैसे वहां से बाहर निकले, जिसमें वो बोलती है कि तुमने मुझे बाहर नीचे तक लाने के बाद डिलन ने उसे बचाया। फिर बैड लेडी उससे उस फिल्म टेप को मांगने लगती है, जिसमें मिकी उनसे उस टेप के बारे में पूछता है। फिर बैड लेडी उस वीडियो के बारे में बताती है कि लूथर जब छोटा था तब वो एक फॉस्टर हाउस में रहा करता था, लेकिन वहाँ के ओनर उसे अब्यूज किया करते थे। फिर उसके छोटे भाई रिकी पर भी अब्यूज करना स्टार्ट कर दिए थे,
जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उसके डैड ने उसे रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन लूथर जाना नहीं चाहता था और जल्दबाजी में ब्रैड ने खिड़की से बाहर निकाला और तभी एक नुकीली सी कील से लूथर के फेस में चोट लग गया। फिर उसे बैट लेडी के घर लाते वक्त वो चिल्लाने लगा, जिसके कारण पुलिस बैट लेडी के यहाँ पूछने आए थे और वो लोग लूथर और बाकी बच्चों को शेल्टर के अंदर बंद कर दिया। वो शेल्टर में खाना पीना सोने के लिए सब चीजें था और खास बात ये थी कि वो शेल्टर साउंड प्रूफ था। उसके आसपास अगर पुलिस भी आती है तो उसे कोई भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन उस दिन जब उन्होंने जल्दबाजी में अंदर करा था तब उन्हें नहीं पता था कि लूथर का भाई रिकी को अस्थमा है। फिर उसे अचानक अटैक आया और उसके पास इनहेलर भी नहीं था और जब वो लोग पुलिस से पीछा छुड़वा कर आए तब तक रिकी मर चुका रहता है। उसके बाद से वो लोग सारे शेल्टर को सील कर दिया और बच्चों को सेफ रखने का एक नया तरीका ढूंढा, जैसे एस्ली को कैंट सरनेम देके उसे भीड़ में छुपाए थे। लेकिन लूथर वो अपना छोटा भाई रिकी का बदला लेना चाहता था और वो ब्रैड को नफरत करने लगा था और हम सबको भी। उसे जब पता चला कि तुम्हारे डैड अमेरिका से आ रहे हैं तो उसने ही तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट करवाया क्योंकि उसे बदला लेना था और वो चाहता था कि तुम्हारे डैड भी तड़पे उसके भाई की तरह। और यही वजह थी कि उसने मिकी को लूथर का फोटो दिखाया था ताकि उसे चेतावनी दे सके। फिर मिकी उनसे पूछता है, आपने ये क्यों कहा था कि उसके डैड जिंदा है? जिसमें बैट लेडी बोलती है कि उसके सारे चाहने वाले मर चुके हैं, लेकिन वही एक बदनसीब है जो अब तक जिंदा है। लेकिन जितने भी उसके करीबी मरे हैं उसने कभी किसी का भूत या आवाज नहीं सुना था सिवाय ब्रैड का। उससे हर रात ब्रैड की आवाज आया करती थी और फिर मैंने एक दिन तुम्हें देखा जिससे मेरी उम्मीदें और बढ़ गई। लेकिन अफसोस तुम्हारे डैड अब नहीं है, वो सच में मर चुके हैं। और ये भी बोलती है कि एबियोना उसके आने से पहले भी चल रहा था और उसके जाने के बाद भी चलता रहेगा और तब तुम में से एक को लीड करना होगा जो एबियोना को सही से संभाल सकेगा। और उसे वार्न करती है कि लूथर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, वो वापस जरूर आएगा। और बैट लेडी वहां से जाने लगती है। फिर मिकी पूछता है कि फिर आपसे मैं कब मिल पाऊंगा, जिसमें बैट लेडी बोलती है कि फिलहाल इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है और वो वहां से चली जाती है। मिकी फिर अपने घर जाता है और वो सीरा के पास जाके रोने लगता है अपने डैड को लेके। खैर थोड़ी देर बाद रेचल, एमा और स्पून आते हैं और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। वो चारों पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिकी जब प्लेट रखने सिंक के पास जाता है तब उसे पानी के टैप से सीरा का सॉन्ग का आवाज आता है जो नीचे बेसमेंट रूम में होती है। और इससे उसे याद आता है कि स्कूल के सीक्रेट रूम में भी पाइप लगा है जहाँ से उनको आवाज सुनाई देता है और बैड लेडी भी बोली थी कि उससे उसके घर में आवाज सुनाई दी थी। फिर मिकी वहाँ से भागते हुए जाता है बैड लेडी के घर, जिसके पीछे रेचल, एमा और स्पून भी जाते हैं। खैर इधर हम सीरा को देखते हैं जो बेसमेंट से ऊपर आती है और देखती है कि मिकी और उसके दोस्त नहीं है। और तभी उसे हैना का कॉल आता है जो वो बताती है कि उसका भाई का कब्र निकाल चुके हैं। फिर सीरा भी मॉर्ग के लिए चले जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिकी और बाकी लोग बैड लेडी के घर जाते हैं। फिर वो लोग उस टनल के अंदर जाते हैं और मिकी उन्हें समझाता है कि शायद उसके डैड जिंदा है क्योंकि बैड लेडी को डैड की आवाज सुनाई देती थी जैसे उन्हें स्कूल वाले सीक्रेट रूम में पाइप के जरिए सुनाई देती है। और हो सकता है कि यहाँ के टनल में लगे पाइप के जरिए बैड लेडी को वो आवाज सुनाई दिया होगा। फिर वो लोग पाइप के डायरेक्शन में जाते हैं और उन्हें एक शेल्टर मिलता है। स्पून गेट में लगे पेंट को देखता है जो उससे फ्रेश लग रहा होता है और मिकी बताता है कि बैड लेडी ने शेल्टर को सालों पहले सील कर दिया था तो पक्का उसके डैड इसके अंदर हो सकते हैं। इधर हम सीरा को देखते हैं जो मॉर्ग में होती है और ब्रैड का कब्र खुलवाती है। और हम पैरेलल में मिकी और उसके दोस्तों को भी देखते हैं जो साइड में रखे टूल से उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर सीरा उस कब्र को खुलवाती है और वो उसे देखकर शॉक रह जाती है। और इधर हम मिकी को भी देखते हैं जो उस गेट को खोल लेता है। और यहाँ इस सीरीज का आखिरी पत्ता खुलता है कि मिकी का डैड जिंदा रहता है और यहाँ पर हमारा सीजन 1 खत्म होता है। अब हम सीरीज की बात करें तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.6 है और रॉटेन टमाटो में 88% है, जो काफी अच्छी बात है किसी सीरीज को इतना मिलना। और ये सीरीज एक बुक पर बेस्ड है जो कि सेम नेम होल्ड करता है। खैर लेकिन इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन 2023 नवंबर को ही Amazon प्राइम की तरफ से कैंसिल हो चुका है। अगर आप में से किसी को आगे का सीक्वल जानना है तो आप इस नोवेल का एक और बुक पढ़ सकते हो जिसका नाम है सेकंड सर्वे। खैर अब मिलता हूँ किसी और न्यू एंड मिस्ट्री सीरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।